जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी। आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड PCS का लगभग सभी के पास मैसेज पहुंचने लगे हैं कि आपका एग्ज़ाम उस डेट को है और इस रूटीन में है। 2 मीटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एक GS के तौर पर, एक CSET के तौर पर। तो उससे संबंधित हमने एक आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वन्यजीव एवं संरक्षण, जो कि उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वे भी मिलते हैं एक तरीके से, और उनकी भूमिका भी बहुत एक तरीके से अहम रहती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्री एग्जाम में बनने वाला है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है, 1 से 2 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे रिवीजन के तौर पर, कि राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण के केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में जो आपका वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, कौन सा था? देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार। पहला वन्यजीव विहार कौन सा था? देहरादून मोतीचूर वन्यजीव विहार, जो कि उत्तराखंड राज्य का था। स्थापना कब हुई थी? 1935 में उसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। यानी जो मोतीचूर वन्यजीव विहार था वे 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित कर दिया, यानी उसको दोनों को मिक्स कर दिया। इस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान व 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है आपका। यह है उत्तराखंड राज्य का डाटा, ताकि आपके इस तरीके से आपके जो आरक्षित क्षेत्र हैं या आरक्षित क्षेत्रों को घोषित करके संरक्षण केंद्र बना दिए गए हैं, और राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव विहार भी है। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं आपके, उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पूरी डिटेल लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ से बनने वाला एक भी प्रश्न ना छूटे। कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका तथ्य है कि ये जो हमारा आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले था, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका, पहले हैली आपका राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। सर हैली के नाम पर उन्होंने रखा गया था। कब? 1936 में। ये तो जब हमारा एक तरीके से रेवोल्यूशन की और हमारा जो फ्रीडम की और हमारा आंदोलन की और हमारा जो भारत बढ़ रहा था, उस समय की बात है ये। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। लेकिन हाल ही में इसका फिर से नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह उद्यान पौड़ी और नैनीताल जिलों में विस्तृत है। कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जिलों में है आपके? पौड़ी और नैनीताल में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ये 2 जिलों में विस्तारित है, 2 जिलों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। वहीं इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि नैनीताल जिले का मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र नगरपालिका रामनगर नैनीताल से काफ़ी निकट है। इस पार्क के मध्य में एक पाटली दून स्थित है। कौन से? जिम कार्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान रहा है ना, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक मध्य दून है जिसका नाम पाटली है, वह स्थित है। वहीं अब कहते हैं कि 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित केंद्र भी घोषित किया गया था, बाघ संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। वहीं संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया है, यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आपका हाथी परियोजना में भी शामिल आपका किया गया है। और आगे देखते हैं कि क्या है डिटेल है इसके बारे में, कि क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से आपके तथ्य इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियाँ, 25 सरीसृप प्रजातियाँ व लगभग 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं।
वहीं मगरमच्छ, चीतल, सांभर, कंकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन तथा महशीर आदि यहाँ के जीव जो प्रमुख हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। जो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा आपके सैलानी जो हैं, एक तरीके से पर्यटक हैं, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक आते हैं। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। ये आपके 2 फैक्ट यहाँ से बनने वाले हैं। वहीं अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था। साइलेंस यानी इसके पास कोई भी ना भटके बिना परमिशन के। 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। यानी कह सकते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? आपका 2013 में किया गया। किस लिए किया गया? बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता के लिए। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान आने वाला है। आपका सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को पूरी डिटेल समझेंगे ताकि इससे बनने वाला आपका कोई प्रश्न ना छूटे। वही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अभी मैंने कौन सा बताया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वो कौन कौन से जिले में है? पौड़ी और नैनीताल दोनों में स्थित है। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई है। ये उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून में स्थित है, उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यहाँ जो है, अब आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कौन कौन से जीव रहते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में आपका भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिमतेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, ट्रेगोपान, कलीज, मोनाल, कोकुलास आदि पशु पक्षी मुख्य आकर्षक का केंद्र हैं। इसमें यहाँ भोजपत्र, देवदार, बांज आदि पर्वतीय वनस्पति भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपकी डिटेल रही है पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है कि यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो इस डाटा से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थर्ड नेशनल पार्क है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की सारी जानकारी लेते हैं हम कि राज्य के चमोली जिले में सीमा पर 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में 624 वर्ग किलोमीटर फैले इस उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 1982 में इस उद्यान की स्थापना की गई थी। ये उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं यहाँ पर इस उद्यान में हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूत मृग, भरल आदि पशु पक्षियों का बहुलता है। ये पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। किस पार्क का, आप देखिए प्रश्न बनता है आपका, किस पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है? आपको बताना है कि नंदा देवी। आप ट्रिक समझिए, बोलने पर ध्यान दीजिए कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका हेडक्वार्टर है जोशीमठ में। अब ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? चमोली जिले में। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। ये डिटेल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आगे देखते हैं कि आपका फोर्थ है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी चर्चा करते हैं कि चमोली जिला आपको कौन सा था? ये नंदा देवी भी चमोली जिले में है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका चमोली जिले में है। चमोली जिले का मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंध मादन पर्वत के बीच स्थित फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। वहीं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अब ये ध्यान देना है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत की सूची में एक तरीके से सम्मिलित किया गया। किसको? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। वहीं यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कि आपकी
पुष्पा नदी बहती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, आपकी पुष्पा नदी बहती है, जो कि कामेत पर्वत से निकलती है। पुष्पा नदी कहाँ से निकलती है, आपकी कामेत पर्वत से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षक हजारों किस्म के पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। यहाँ पे आएगा पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। वहीं 87.5 किलोमीटर क्षेत्र में इस उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ है, यानी जोशीमठ इसका भी मुख्यालय है। इससे पहले हमने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ा था, उसका हेडक्वार्टर भी आपका जोशीमठ है। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक तरीके से यह अनेक दर्शनीय पुष्प, पदम पुष्प, प्रिमुला, नीली कॉपी, विनकंडर, ब्रह्मकमल, वत्सनाम, शालम पंजा, केड़कमल, हिमकमल तथा अनेक औषधीय पुष्प तथा यथा रुद्रंती, शिवधतुरा, कूट, सोम, रतनजोत, मीमर, निविशिकी, जटामासी मिलते हैं। वही दुनिया में अन्यत्र एक ऐसा स्थान पर जैव विविधता को मिसाल के तौर पर आपको देखा जाता है, किसको, फूलों की घाटी को। वही फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय पर्वतरोही फ्रैंक स्माइथ को जाता है कि फूलों की घाटी को ढूंढा किसने, फूलों की घाटी को किसने एक तरीके से कि कहा यहाँ पर एक तरीके से विविधता है जीवों जंतुओं की और वनस्पतियों की, किसने कहा, आपका फ्रैंक स्माइथ ने कहा। सन 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। उन्हें यहाँ फूलों की घाटी के दर्शन हुए। उन्होंने किन्होंने, फ्रैंक स्माइथ यहाँ व्यापक सर्वेक्षण किया और पुष्प व वनस्पति प्रजातियों की करीब 2.5 लाख किस्में ढूंढ निकाली, जिसमें से करीब 250 किस्म के बीज अपने साथ वो विदेश ले गए। वहीं फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर प्रकाशित होने पर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। ये एक एडिशनल नॉलेज है आपकी, आपको ध्यान देना है ताकि आप इसको मेंस में अच्छे से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के कोई भी आपका प्रश्न बनता है वहाँ पर आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। वहीं यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालय भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में आपका नंदन कानन कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है, केदारखंड में स्कंद पुराण की केदारखंड है, उसमें केदारखंड का एक अध्याय है, उसमें फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा। किसको अलका कहा, आपका फूलों की घाटी को अलका कहा। वही इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये तो रहे आपके 4। पहला कौन सा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा हमने अभी पढ़ा फूलों की घाटी। अब 5वां देखते हैं आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में स्थापित किया गया था और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क जनपद जो देहरादून है, हरिद्वार, पौड़ी जिलों में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको समझना है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये पूछता है प्रश्न, किस आपके जिले में फैला हुआ है, जनपद में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में फैला हुआ है। वहीं पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी, जिसमें कि हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय आदि को सम्मिलित किया गया है। वहीं आपका वन्य जीव, एक तरीके से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आपका वन्य जीव कौन से हैं, वन्य जीव एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कितने, 313 प्रकार के आपके पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आपके 303 प्रकार के वन्य जीव आपके पाए जाते हैं। वहीं यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खेर, शीशम, झींगन, खरपट, बकाली, सेन, चीड़, सीरस, रोहिणी, अमलतास आदि प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय देहरादून है, यानी इसका भी मुख्यालय आपका देहरादून है। किसका है, आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का भी मुख्यालय देहरादून रहा आपका। अब देखते हैं कि लास्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपका इसकी स्थापना 1989 में स्थापित हुआ और ये 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद उत्तरकाशी में स्थित है।
प्रमुख वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल और प्रमुख पक्षियों मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपन आदि यहाँ पर हैं। ये तो रहे आपके वन्यजीव विहार आपके, जो कि आपके 6 वन्यजीव एक तरीके से कहते हैं कि वन्यजीव जहाँ पे पशु पक्षियों की या वनस्पतियों की आपकी रक्षा करी जाएगी, ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाने जाते हैं। अब आप यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम वन्य जीव एवं संरक्षण से संबंधित और भी हम एक तरीके से डिटेल में वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो आपके मेंस और प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रहेगी। जय हिंद, जय भारत।